हेलो एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पीआईटी क्लासेस। कल हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में कुछ पोस्टुलेट्स पढ़े थे, जिसका एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आपका डाल्टन्स का जो पहला पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि एटम जो होता है वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसको फर्दर जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता या फर्दर जो है वो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं मिल सकता है। ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट उसने कहा था कि जो आपके एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, यानी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उन सब का जो मास, साइज और जो शेप होता है वो आपका क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है जी। थर्ड पोस्टुलेट आपको क्या कहता था कि आपके पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उन सब का मास, साइज, शेप और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। फोर्थ पोस्टुलेट हमारा ये कह रहा था कि एटम ही आपका एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फिफ्थ पोस्टुलेट की, तो फिफ्थ पोस्टुलेट आपका क्या कहता है कि आपके जो एटम का जो मास है उसको ना तो आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना ही उसको क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ पोस्टुलेट थे जो हमने प्रीवियस अपनी क्लास में पढ़े थे। लेकिन उसके बाद जब हमारे अदर साइंटिस्ट ने रिसर्च करी एटम के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि आपका एटम फर्दर डिवाइड किया जा रहा है, जिसके बिहाफ पर हमारी डिस्कवरी किसकी हुई, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील बोहर ने जब हमारी डिस्कवरी करी तो हमें पता लगा कि आपके पास ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ये आपकी 100% जो है सही नहीं है। इसमें कुछ लिमिटेशन, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स आपको देखने को मिलते हैं और आज हम उन्हीं ड्रॉबैक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा ड्रॉबैक है वो है it could not explain why the atoms of the different elements have different masses, size and valencies etc. ठीक है जी। डाल्टन ने कहा था कि आपके जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका जो एटम का जो मास है, साइज है और जो शेप है वो डिफरेंट है। चलो ठीक है, मान लिया है डिफरेंट, लेकिन आप इसका रीज़न दीजिए कि इसका जो मास, साइज डिफरेंट है वो किस बिहाफ पर आप बता रहे हैं कि वो डिफरेंट है, तो वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकेंड पोस्टुलेट हमारे पास क्या आता है, इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास बट फेल्ड टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ द गैसियस वॉल्यूम। हमने लॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमने वो जो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़े थे वो केवल और केवल मास के बेस पे पढ़े थे। सबसे पहला अपना लॉ पढ़ा था लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें भी मास की बात चल रही थी। फिर आपने पढ़ा था लॉ ऑफ द डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसमें भी हम रेशियो जो निकाल रहे थे वो किसका निकाल रहे थे, मास का रेशियो निकाल रहे थे, राइट। तीसरा जो हमने लॉ पढ़ा था वो था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और उसमें भी हम मास की ही बारे में बात कर रहे थे। यानी जो भी हमने लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़े हैं उसमें केवल हमने मास के बारे में बात करी है, वहाँ पर हमने गैसियस वॉल्यूम के बारे में बात नहीं की है। तो ये इसका सेकंड ड्रॉबैक था। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। तीसरा ड्रॉबैक है कि व्हाई डू द एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन एट ऑल टू फॉर्म दी मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तीसरा यहाँ पर ड्रॉबैक देखने को मिला कि डाल्टन आपको इस बात को बता ही नहीं पाया कि आपके जो एटम्स हैं, ठीक है ना, सेम एलिमेंट के चाहे डिफरेंट एलिमेंट के हो, लेकिन वो आपस में कंबाइन ही क्यों हो रहे हैं, ऐसी क्या वजह है जो उन्हें कंबाइन होने के लिए मजबूर कर रही है, राइट। जैसे कि आपका जो नाइट्रोजन होता है वो कभी भी खाली नाइट्रोजन की फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो आपको N2 की फॉर्म में देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ वो आपको O2 की फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो वो आपके पास ये जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के हो या सेम एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन होने के लिए बिल्कुल मतलब एक्साइट रहते हैं, क्यों कंबाइन होने के लिए एक्साइट रहते हैं, तो इस बात को जो है आपका डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब हम बात करते हैं फोर्थ ड्रॉबैक की, वो ये है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन दी एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। अगर आपके एटम और मॉलिक्यूल आपस में बाइंड हो रहे हैं, किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं या किसी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो बाइंडिंग हो रही है उसका क्या नेचर है, वो आपके पास मतलब किस तरह से बाइंड हो रही है, उसका नेचर क्या है, इस बात को भी आपके डाल्टन्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब हम इसके लास्ट पोस्टुलेट में चलते हैं, जो कि क्या कहता है कि इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड। अल्टीमेट पार्टिकल्स का मतलब समझिए कि आपके एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ये डाल्टन। ठीक है। अब अगर डाल्टन इन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो आगे फिर क्या हुआ, इसके बाद जब डाल्टन इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो हमारे जो अदर साइंटिस्ट ने जब उन्होंने फर्दर रिसर्च की उसको उन बातों को कंसिडर करके हमने एक न्यू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बनाई जिसका नाम है मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसको हम अब अपना स्टडी करने जा रहे हैं।
तो क्या कहती है हमारी मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? एटम इज डिविजिबल। डाल्टन का कहना था कि आपका जो एटम है वो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आपकी मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो ये कहती है कि एटम जो होता है वो आपका डिविजिबल होता है। इसके जो अगर मैं मेन सब पार्टिकल्स की बात करूँ तो वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव द डिफरेंट मासेस। डाल्टन्स हमारे ये कहते थे कि आपके पास जो सेम एलिमेंट के जो एटम्स है उनका जो मास होता है वो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे जहां आपके पास जो सेम एलिमेंट रहेंगे लेकिन उनके जो एटम का मास है वो डिफरेंट रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की, आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन जो एटम होता है वो आपका उसका एटॉमिक मास 1 भी पाया जाता है, 2 भी पाया जाता है, 3 भी पाया जाता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। कल भी आपको बताया था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास उनका डिफरेंट होता है, वो आपके आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है जी, यानी इससे आपको क्या पता लग रहा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका जो आपके सेम एलिमेंट जो आपके मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और उनका एटॉमिक मास आपका डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड पोस्टुलेट की बात करते हैं कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव द सेम एटॉमिक मास। डाल्टन्स कहते थे कि हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट है उनका जो एटॉमिक मास है वो हमेशा डिफरेंट ही रहेगा, लेकिन फिर से आपका मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी क्या कह रही है? ये कहती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके अगर डिफरेंट एलिमेंट है उनका जो एटॉमिक मास है वो भी डिफरेंट रहे। ठीक है, यहाँ पर भी हमें कुछ एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम और अगर मैं आर्गन की बात करूँ तो इनका जो एटॉमिक मास है वो आपका 40 पाया जाता है। कितना पाया जाता है जी? 40 पाया जाता है, 40 ग्राम पाया जाता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। अब आप पूछेंगे कि आइसोबार्स किसे कहते हैं? देखो, आइसो को हमेशा याद रखना एक चीज़ ध्यान से, आइसो का मतलब होता है सेम। आइसोबार्स आपके वो होते हैं जिनका आपके पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है बट मास नंबर आपके पास क्या होता है? सेम होता है, तो दैट इज योर आइसोबार्स। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ पोस्टुलेट की। वो ये कहता है कि द रेशियो इन विच द सॉरी यहाँ हैव नहीं आएगा, सॉरी the ratio in which the different atoms combine with one another may be fixed and integral but may not always be simple। उन्होंने कहा कि आपके पास जो रेशियो होता है जिसमें आपके पास डिफरेंट एटम्स जो होते हैं वो कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, कि वो रेशियो आपका भले ही फिक्स्ड हो या फिर इंटीग्रल मल्टीपल हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा आपका सिंपल रेशियो ही आएगा। जैसे अब तक हम रेशियो जो पढ़ते आते हैं वो ऐसे पढ़ते आते हैं ना, 1:2 या फिर 3:2 या फिर हम कह सकते हैं 2 लाइक दैट 2:3:1, मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ते आ रहे थे, ज़्यादा टफ रेशियो आपको देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही आपको सिंपल देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर केन शुगर की, केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? केन शुगर का फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है C12H22O11। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है केन शुगर का? C12H22O11। अगर मैं यहाँ पर इन डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करूँ, इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा 12:22:11। अब आप सोचोगे कि इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, तो बताओ किसी नंबर से कट रहा है? ये तीनों डिजिट एक नंबर से कटनी चाहिए, नहीं कट रही है, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है? सिंपल रेशियो नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या रहा है यहाँ पर? इसका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का एक मॉडिफाइड यहाँ पर फॉर्म देखने को मिलती है। उसके बाद का जो पोस्टुलेट है वो हमारे पास ये कहता है, उसके बाद का पोस्टुलेट सेम है जो बात आपके डाल्टन ने कही थी, सेम यही मॉडिफाइड आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी बोलती है कि आपका जो एटम होता है वो ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। ठीक है जी, यानी अगर मैं यहाँ पर फिफ्थ पोस्टुलेट की बात करूँ कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल that take part in a chemical reaction। ठीक है, तो बिल्कुल फिफ्थ पोस्टुलेट बिल्कुल आपका सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे आपको। इसके बाद हम अगले पोस्टुलेट की बात करते हैं कि आपके पास क्या होता है कि जो एटम होते हैं वो आपके ट्रांसम्यूटेड होते हैं। इस बात का क्या मतलब है भी देखते हैं। क्या बोला मैंने कि जो एटम्स होते हैं वो आपके ट्रांसम्यूटेड होते हैं, एटम्स आर ट्रांसम्यूटेड। इस बात का ये मतलब हुआ है कि अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें जो आपके जो एटम्स होते हैं वो आपके इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे में, यानी कि
जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ, आप जब अल्फा रेज के साथ बोmbardment करवाते हैं, जब आप बोmbardment कराते हैं बाय दी अल्फा रेज, बोmbardment बाय दी अल्फा रेज के साथ जब आप बोmbardment कराते हैं किसी भी पार्टिकल का अल्फा रेज, तो हमारे पास क्या होता है उस दौरान जो आपके एटम्स होते हैं नाइट्रोजन के, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एटम्स ऑफ दी ऑक्सीजन में। यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास जो होते हैं, जो एटम का जो न्यूक्लियाई होता है उनका इंटर कन्वर्जन हो जाता है एक दूसरे में, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके एटम्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसम्यूटेड हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसम्यूटेशन बोल देते हैं। प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसम्यूटेशन, प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पोस्टुलेट मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, फिर उसकी कुछ लिमिटेशंस पढ़ी कि उसमें क्या क्या कमियां आई, देन उसके बाद कमियां आने के बाद उसमें क्या क्या सुधार किए गए, तो उसके बाद हमने इसके ये पोस्टुलेट पढ़े मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम अपने आगे वाले हिस्से पे चलते हैं, न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है, दैट इज योर एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। अब क्या होती है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, अब उसको हम समझते हैं। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस पर चलने से पहले हम ये समझेंगे कि हमें एवोगाड्रो हाइपोथेसिस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो देखिए, हमारे एक साइंटिस्ट थे, स्वीडिश साइंटिस्ट नाम के थे, जिनका नाम था बर्जीलियस, स्वीडिश साइंटिस्ट। स्वीडिश यहाँ पर ये आपके पास जो है स्वीडन एक जगह है, वहाँ के साइंटिस्ट थे, स्वीडिश साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था बर्जीलियस। स्पेलिंग देख लेना, आप बुक में देख लेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है जी, उनका नाम बर्जीलियस था। 1811 में उन्होंने हमें बोला कि आपके पास अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस प्रेजेंट है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ द एटम्स कंटेन रहेंगे अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। या फिर बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पर टेम्परेचर को और प्रेशर को यदि हम कांस्टेंट रख देते हैं या फिर सेम रख देते हैं तो हमारे पास जो वॉल्यूम होती है वो एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, कि जितनी वॉल्यूम होगी उतनी ही आपके उसमें एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ द एटम्स। ठीक है, इस बात को हम एक बार थ्योरेटिकल में इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कि बर्जीलियस का कहना क्या था और क्यों हमें एवोगाड्रो हाइपोथेसिस की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस equal volume of all gases contain equal number of atoms under the similar condition under the similar conditions of temperature and pressure। यदि हम टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रख दें, कांस्टेंट रख दें या सेम रख दें वहाँ पर, तो आपके पास जो इक्वल वॉल्यूम होगी उसमें इक्वल नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट होते हैं। अब इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे पास H2 मॉलिक्यूल जो है वो Cl2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर यहाँ पर आपके पास बना रहा है ट्वाइस ऑफ HCl। यानी इस बात का अगर मैं यहाँ पर इसका ले लूँ 1 वॉल्यूम, राइट, और इसकी भी मैं ले लूँ 1 वॉल्यूम, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन करूँ तो यहाँ पर 2 वॉल्यूम बनेगी। और अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस अगर मैं बात करूँ कि इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, अगर मैं ये सपोज करूँ कि मुझे 1 कंपाउंड एटम बनाना है, मुझे क्या बनाना है जी, 1 कंपाउंड एटम बनाना है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हाफ एटम मुझे H2 के लेने पड़ेंगे, हाफ एटम ऑफ दी H2 लेने पड़ेंगे और साथ ही हाफ एटम किसके लेने पड़ेंगे, Cl2 लेने पड़ेंगे। अब ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर कुछ कमी नहीं दिखाई दे रही। डाल्टन्स के हिसाब से जो एटम्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, उसको आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और एटम ये भी कहता था कि जो एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है।
तो ये यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डेल्टन्स के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, कॉन्फ्लिक्ट टुवर्ड्स दी डेल्टन। तो ये डेल्टन्स की बात के खिलाफ यहाँ पे जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट टुवर्ड्स दी डेल्टन, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये बर्जीलियस की जो बात है यहाँ पर कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस में इक्वल नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट होते हैं, ये बात क्या है, सही नहीं है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो अब मॉडिफिकेशन क्या कहता है, मॉडिफिकेशन के बिहार पर ही हमारे पास एवोगाड्रो भाई साहब आते हैं और वो इस बात को समझाते हैं कि जो आप ये बोल रहे हैं ना कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस में इक्वल नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट होते हैं, यहाँ एटम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, यहाँ आपके इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, इसी को हम यहाँ पर बोल देते हैं एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, राइट। इसी के बिहार पर हमारे पास क्या आता है, एवोगाड्रोस लॉ निकल के आता है, ठीक है। अब हम समझते हैं एवोगाड्रोस लॉ को, इसको नोट डाउन कर लेना। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर अलग से आपको एप्लीकेशन पे दे दी जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या कहती है, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के दो चीज़ें थी, वो दो चीज़ें मानती थी आपके पास। सबसे पहले क्या चीज़ है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which may or may not have independent existence take parts in a chemical reaction is called atom. Is called atom, राइट। ये तो उसकी पहली बात थी। दूसरी बात ये थी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस element or the compound smallest particle of the substance, element or the compound capable of independent existence is called a molecule. अब देखो क्या क्या मतलब है इन दोनों बातों का। एवोगाड्रो का मानना ये था, एवोगाड्रो का आपके पास ये मानना था कि आपके पास जो एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है, जो कि आपका इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ
अगर मैं यहाँ पर सोडियम की बात करती हूँ तो सोडियम आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, सोडियम का सिंगल एक एटम आपका इंडिपेंडेंटली आपका एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन का सिंगल जो एटम होता है वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके O2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है। तो उन्होंने यही कहा है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का जो कि आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, वो आपका केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं जी, एटम बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का, आपके पास सब्सटेंस क्या हो सकता है, आपको कोई भी एलिमेंट और कंपाउंड हो सकता है, तो उसका जो सबसे छोटा जो हिस्सा होता है जो कि मतलब कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, उसी को हम क्या बोलते हैं जी, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ HCl मॉलिक्यूल, ठीक है, ये आपके पास क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो जाए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाएगा किसका, कंपाउंड का। अगर मैं यहाँ पर Cl2 की बात करूँ तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, एलिमेंट का क्या कहलाएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। यानी एवोगैड्रो ने दो बातों को कंसिडर किया था, एटम्स का और मॉलिक्यूल्स को। ठीक है जी। अब एक्चुअल में ये लॉ कहता क्या है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पढ़ ली और इसी हाइपोथेसिस से हमारे पास जो है एवोगैड्रोस लॉ निकल के आता है, जिसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ पर अभी लिखने जा रही हूँ। तो ये रहा आपका एवोगैड्रो लॉ, जो कि आपका एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बेस पर निकलता है। क्या कहता है ये लॉ कि अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम बर्जीलियस ने का मानना ये था कि आपके पास इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट होगी, लेकिन एवोगैड्रो का क्या मानना है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस में आपके पास इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जितनी वॉल्यूम आपके पास प्रेजेंट होगी उतने ही उसमें आपके पास क्या होंगे। अगर वॉल्यूम इक्वल है, मान लेते हैं मैं कितनी, दो गैसेस की बात करती हूँ, लेट्स सपोज मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेके दिखाती हूँ आपको। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर 3 गैस ली, ठीक है, मैंने यहाँ 3 गैस लेके चल रही हूँ, H2, O2 और आपका Cl2 गैस। ठीक है जी। मैंने इसका यहाँ पर जो वॉल्यूम लेके चल रही हूँ वो लेके चल रही हूँ 100 ml। ठीक है जी। इसका भी मैंने 100 ml वॉल्यूम लिया है और इसका भी मैं 100 ml लेके चल रही हूँ। अगर मेरे पास इन तीनों गैसेस की वॉल्यूम इक्वल हैं तो इसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो भी आपके पास क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो अगर इस वाली गैस में मेरे पास 50 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, 50 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम इक्वल है। तो इसमें भी कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, 50, और इसमें भी कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे आपके, 50। यही तो आपके एवोगैड्रो लॉ को साबित कर रहा है कि जो इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स में इक्वल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, या फिर आप कह सकते हो इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। एक बात याद रखना, यहाँ पर इन तीनों गैस का जो साइज और मास है वो डिफरेंट है। ठीक है जी, साइज एंड मास आर डिफरेंट, साइज एंड द मास आर डिफरेंट। ठीक है जी, साइज एंड मास एंड डिफरेंट। ओके, अब हम इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया एवोगैड्रोस लॉ, लेकिन आपको क्वेश्चन ये तो बनता है कि इसका फायदा तो बताइए, कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो वो भी पढ़ना जरूरी है। अब हम इसके आगे एप्लीकेशन पढ़ने जाते हैं। अब हम बात करते हैं एवोगैड्रो लॉज की एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। देखो, आपके पास जो पहला एप्लीकेशन है वो आता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एटोमिसिटी, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एटोमिसिटी ऑफ द गैस, एटोमिसिटी ऑफ द गैस, राइट, ऑफ एनी गैस। एटोमिसिटी को मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो क्या होती है एटोमिसिटी, कि किसी भी पर्टिकुलर गैस में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं वही आपकी एटोमिसिटी कहलाती है। तो एटोमिसिटी को कैलकुलेट करने में कौन मदद करता है, आपका एवोगैड्रोस लॉ मदद करता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑक्सीजन की, अगर मैं इसमें बात करूँ तो ऑक्सीजन की अगर एटोमिसिटी की बात करूँ तो कितनी एटोमिसिटी पाई जाएगी, 2, जस्ट बिकॉज इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 2। अगर मैं यहाँ पर ओजोन की बात करूँ, ओजोन का फॉर्मूला आपका O3 होता है। अगर मैं इसमें बात करूँ कि इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी तो आप क्या बोलेंगे जी, 3, जस्ट बिकॉज इसमें कितने एटम्स नजर आ रहे हैं आपको, ऑक्सीजन के 3 एटम नजर आ रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी, और इसी में आपका ये एवोगैड्रो लॉ आपकी मदद करता है। ठीक है, हमें ज़्यादा डिटेल में एप्लीकेशन नहीं पढ़ना है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका एप्लीकेशन, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सेकंड हमारे पास आता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेपर डेंसिटी, कि आप जो वेपर डेंसिटी की कैलकुलेशंस करते हैं, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वेपर डेंसिटी, या फिर हम कह सकते हैं फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर डेंसिटी एंड द मॉलिक्यूलर मास, रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर डेंसिटी एंड द मॉलिक्यूलर मास। मार्कर ही नहीं चल रहा, एक मिनट।
सॉरी, relationship, finding the relationship between the molecular mass and vapor density। तो इसी यहीं से हमारे पास जो है फॉर्मूला निकल के आता है, वेपर डेंसिटी और मोलिकुलर मास का हमारे पास रिलेशन निकल के आता है। वो हमारे पास क्या कहलाता है कि आपके पास जो वेपर डेंसिटी होती है वो होती है हमारे पास, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2। मोलिकुलर मास, अब आपका मोलिकुलर मास क्या होता है ये भी हम आपको आगे समझाएंगे, ठीक है जी, आगे में पढ़ना है ये सब चीज़ें। तो आपका रिलेशनशिप जो होता है मोलिकुलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच में वो आपके पास क्या नजर आता है जी, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2, ये आपका इनके बीच में रिलेशन हो गया। अगर मैं इसमें तीसरी एप्लीकेशंस के बारे में बात करूं तो वो रिलेशनशिप हमारे पास आता है मास के बीच में और दी वॉल्यूम ऑफ दी गैस के बीच में। अगर मैं इसकी तीसरी एप्लीकेशंस के बारे में बात करूं तो वो होता है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन दी मास एंड दी वॉल्यूम ऑफ द गैस। थर्ड एप्लीकेशन इज योर फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दी मोलिकुलर मास एंड वॉल्यूम, राइट। तो इसके बीच में जो रिलेशनशिप निकल के हमारे पास आता है, फाइनल जो रिलेशन होता है मैं वो नोट डाउन यहाँ पर कर रही हूँ। फाइनल रिलेशनशिप आपको क्या देखने को मिलता है, तो वो ये कहता है कि किसी भी गैस का जो मोलिकुलर मास होता है, मोलिकुलर जो मास होता है किसी भी गैस का, वो किसके इक्वल होता है, वो मास ऑफ दी 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस के बराबर होता है, राइट। तो मोलिकुलर मास जो होता है वो मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट दी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जो मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब यहाँ पर आपके पास जो टेम्परेचर और प्रेशर रहता है वो आपका स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है, फिक्स रहता है। तो उस पर हमारे पास जो वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर ऑफ द किसी भी गैस की जो वॉल्यूम होती है 20.4 लीटर, उसके मास के ही बराबर आपका क्या कहलाता है, आपका मोलिकुलर मास कहलाता है। ये हमारे पास बीच में रिलेशनशिप आ गया है वॉल्यूम के बीच में और जी मोलिकुलर मास के बीच में। ये तो थे हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ दी एवोगाड्रोस लॉ। अब हमें इसके बाद जो पढ़ना है वो पढ़ना है अपना मोल कॉन्सेप्ट। देखो अब यहाँ से जो चीज़ें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चलने वाली हैं। आपके पास एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है और ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है, आपके मोल्स क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। अब हम समझेंगे कि आपका मोल क्या होता है। कई जगह पढ़ा होगा आपने कि 1 मोल की वैल्यू बताइए किसके बराबर होता है। तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो हमारे पास एक चीज़ होती है कि आपके पास 1 मोल ऑफ एनी एटम, 1 मोल ऑफ एनी एटम में कितने मॉलिक्यूल्स और कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। तो 1 मोल जो होता है, 1 मोल की जो वैल्यू होती है, अगर मैं यहाँ पे आपको साफ साफ शब्दों में कहूँ तो 1 मोल जो होता है वो हमारे पास होता है 6.022 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि 1 मोल में इतने एटम्स और इतने मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट रहते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 मोल, इसका मतलब सिंपल वहाँ पे 1 नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर आपके पास इतने एटम्स और इतने मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है। इतने एटम्स आपके मॉलिक्यूल्स वहाँ पर प्रेजेंट है। इसी को हम क्या बोलते हैं जी, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, जिसका जो सिंबल होता है वो आपके पास ये होता है कैपिटल N और इसके यहाँ पर हम चरणों में लिख देते हैं कैपिटल A, ठीक है। ये आपके पास सिंबल है एवोगाड्रो नंबर का, ठीक है जी, ओके। अब ये कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया कि 1 मोल में इतने एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी हम यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझेंगे, सब एटॉमिक मास यूनिट और जी आपके पास ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं लेट्स सपोज मैं कार्बन एटम की बात करती हूँ, ठीक है। तो कार्बन एटम में हमारे पास क्या होंगे, 3 चीज़ प्रेजेंट होती हैं, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीज़ हमारे पास प्रेजेंट होती है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6।
तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। जब भी हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं करते हैं। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि मैम वाई क्यों नहीं करते हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर यहाँ पर। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्यों नहीं कंसिडर करते हैं, देखो आपके पास जो प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ दी जो प्रोटॉन होता है वो होता है आपके पास 1.67 10 टू द पावर माइनस के 24 kg ग्राम्स होता है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं ठीक, अगर मैं मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली ये भी आपके पास क्या रहता है, सेम रहता है 10 टू द पावर माइनस के 24। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं तो उसका मास कितना होता है आपके पास 9.1 10 टू द पावर माइनस के 31 kg, ठीक है जी, माइनस के 31 kg। तो यहाँ पर हमारे पास जो होता है, देखो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से हम इसको क्या कर लेते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। जस्ट बिकॉज आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है तो उसे हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। इसलिए किसी भी एटम का मास को कैलकुलेट करने के लिए केवल और केवल हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। दैट्स वाई अगर मुझे कार्बन का एटॉमिक मास निकालना है, अगर मुझे कार्बन के एक एटम का मास निकालना है तो वहाँ पर मैं प्रोटॉन के मास को कंसिडर करूंगी और न्यूट्रॉन के मास को कंसिडर करूंगी। अभी मैंने पढ़ा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो बराबर होता है, तो मैं यहाँ पर 6 + 6 आपके पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इंटू दोनों के मास को इक्वल कर दिया मैंने यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 24, ठीक है। और इसी को हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 12 AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि कार्बन के एक एटम का जो मास होता है वो आपके पास होता है 12 AMU। इसी को हम क्या बोलते हैं जी, एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है जी। यानी किसी एक एटम के मास को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास, ठीक है। ये तो था आपके पास एटॉमिक मास। अब हमें इसके बाद जो कवर करना है वो है आपका कि मोलर मास या फिर हम कह सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास आपके पास क्या होता है। इसके बाद हमें पढ़ना है आपके पास ग्राम एटॉमिक मास आपके पास क्या होता है। देखिए अभी हमने पढ़ा कि 1 एटम ऑफ दी कार्बन का जो मास है, 1 एटम ऑफ दी कार्बन का जो मास होता है वो आपके पास होता है 12 AMU। अगर मैं यहाँ पर आपको बोल दूँ कि 1 AMU की वैल्यू क्या होगी, पहले हम यहाँ पर एक चीज़ जान लेते हैं कि अगर मुझे 1 AMU की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। और यहीं से हमारे पास जो चीज़ निकल के आती है वो निकल के आती है, यहीं से हम ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ 1 मोल ऑफ कार्बन है, 1 मोल ऑफ कार्बन में कितना, 1 मोल ऑफ कार्बन का कितना मास होगा, तो 1 मोल ऑफ कार्बन का जो मास है वो हम कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि 1 मोल में कितनी चीज़ें प्रेजेंट होती है, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और एक एटम का मास कितना होता है, 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कितना कहलाएगा, 12 ग्राम कहलाएगा। यानी कि आपके पास अगर AMU लिखा है तो दैट इज योर एटॉमिक मास, ठीक है। अगर मैं AMU की जगह यहाँ पर ग्राम कर दूँ, AMU की जगह मैं यहाँ पर ग्राम कर दूँ तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, तो आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास कहलाएगा यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास। ये आपके पास क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पर हमें एक चीज़ रह गए, लिखना भूल गए, क्योंकि हमें यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट की भी वैल्यू डालनी थी ना, 1.6 10 टू द पावर माइनस के 24, ठीक है जी। तो यही हमारे पास क्या कहलाएगा, यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम किसका निकाल रहे हैं, 1 मोल का मास निकाल रहे हैं, तो हम इसको मोलर मास भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जिसको हम मोलर मास भी कह सकते हैं। समझ में आई बात। तो यानी अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, एटॉमिक मास पढ़ा, और आपने क्या पढ़ा यहाँ पर, ग्राम एटॉमिक मास। इनकी जो डेफिनेशंस है वो पर्टिकुलर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इनके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से डेफिनेशन इनकी अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है जी, और जी क्या बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देन उसके बाद हम अपने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जो न्यूमेरिकल्स है उनके बारे में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है जी, और उसके बाद मोल फ्रैक्शन पे हम पहुँचेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।